एक बार आप इस रिजल्ट को बिल्कुल ध्यान से देखो। इसने बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दिया, सब कुछ लिख कर आया, इसके बावजूद ये एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और यहाँ पे 0 आ गई। और एंड में देखोगे ना तो यहाँ पे ER लिखा है। और ये एक दो के नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ इस बार ऐसा हुआ है। एक और रिजल्ट आप देखो, इसके सारे सब्जेक्ट में, एक दो में नहीं, सारे सब्जेक्ट में इसकी 0 आ गई। आखिर अभी तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो ऐसे क्या करे जो वो पास हो जाए। पता है, मैंने कई सारे कॉलेज के, DU के कई सारे प्रोफेसर, DU के टीचर से बात करी और ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाया हूँ। मैं आपको वो सब कुछ बता दूंगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना वो भी पास हो जाएगा। और आपको पता है टीचर्स ने कुछ ऐसी मिस्टेक्स बता दी आप सभी, जिसके कारण से आपके 0 भी आ रहे हैं, F भी लिखा आ रहा है और वहां पे ER लिखा जा रहा है। ये मिस्टेक इस बार के एग्जाम्स में आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करना। तो क्या कर आना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा जो इस बार मई जून 2025 में एग्जाम होने जा रहे हैं, सेमेस्टर 2nd, 4th और 6th के। बस इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे देखना, ये वीडियो आपको फेल होने से बचा लेगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। तो पास कैसे होना, एक एक करके मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। और क्या मिस्टेक है ना जो आप सभी कर रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, आप सभी कर आ रहे हो, ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत कर आना। जितने भी कॉलेज के टीचर्स हैं ना, सबने एक ही बात करी है। मैंने एक दो नहीं, कई सारे टीचर से बात करी, उसके बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले ये बताइए, आपने डेट शीट डाउनलोड कर ली? नहीं करिए तो प्लीज कर लेना, और करेक्ट डेट शीट डाउनलोड करना। अगर आप सोल में हो तो सोल की वेबसाइट से, रेगुलर में हो तो रेगुलर की, और अगर आप NCBAM में हो तो DU की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर सोल में हो तो सिंपल SOL लिखिए, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, मेन पोर्टल पे देखिए ये फर्स्ट लिंक, इस पे क्लिक करके डेट शीट को डाउनलोड कर लीजिए। कहीं कोई गलत डेट आप ना देख लो, क्योंकि खिचड़ी बन जाती है SOL की वेबसाइट पे। कई डेट्स इसके अंदर दिया जाता है, लेकिन एडमिट कार्ड के अंदर आपका वही डेट आता है जिस डेट पर आपकी एग्जामिनेशन होगा। क्लियर है? अच्छा, इस बार क्या हुआ, जिन बच्चों के पास जो सब्जेक्ट नहीं था उनको भी वो सब्जेक्ट दे दिया गया। जिसका एग्जाम नहीं होना था उसका एग्जाम तो करवा ही नहीं गया, लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो आपके रिजल्ट पे ER दे दी गई, जबकि ये ER आना ही नहीं था, क्योंकि उनका तो एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ। और ऐसे एक दो नहीं, हजारों ऐसे स्टूडेंट्स, तो टेंशन मत लेना, ये ER आपकी ठीक होगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी जो एग्जाम्स हुए उनके जो रिजल्ट आए, कई सारे बच्चों के 0 F ER की प्रॉब्लम देखी गई है, और ये प्रॉब्लम की वजह से हुई है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट नहीं देंगे, फिर चाहे आप थ्योरी का एग्जाम दे भी दो, आपका यहाँ पे 0 ही लिखा आएगा। बस ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको थ्योरी प्लस असाइनमेंट दोनों ही अटेंड करना है, और दोनों में पास होना कंपलसरी है। आपने असाइनमेंट नहीं दिया, थ्योरी दे दिया, तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे 0 लिखा आ जाएगा। और ऐसा कई सारे स्टूडेंट के साथ हुआ भी है। अटेम्प्ट करना असाइनमेंट जैसे मर्जी करना, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम न्यू इंप्लीमेंट हुआ है इसलिए जरूरी है। अच्छा, आप सभी ने सिलेबस चेक किया? एग्जाम से पहले, जस्ट पहले इन्होंने सिलेबस को थोड़ा सा अपडेट किया है। तो अपडेटेड सिलेबस ये रहा वेबसाइट पे, ये देखिए, यहाँ पे आप रिसोर्सेज पे जाओगे, यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो एग्जाम से पहले एक बार नजर मान लेना सिलेबस में क्या क्या है। बाकी हर बार की तरह इस बार थोड़ा सा लेट जरूर हो गया, मैं बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी हो गई थी, लेकिन जो टीचर्स ने बताया ना, इस बार पता क्या होता है कि हर कॉलेज से 5-5 क्वेश्चन टीचर भेजते हैं क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए। वही क्वेश्चंस मैं कसम से बता रहा हूँ जो इस बार आपको बता दूंगा। अरे एक दिन पहले भी क्लासेस देख लोगे ना, वही वाला सीन भूल के गया, मेट्रो देखते देखते जाते हो, बेड़ा पार हो जाएगा। टेंशन मत लेना, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी की वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जो नहीं है वो चैनल पे आ रही है, टेंशन मत लेना आप। अच्छा, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए आते हैं, SOL की बुक है, आप बुक्स ले लीजिए। कोई दिक्कत होती है, आपको पता है ना, हर बार की तरह नए नोट्स हमारे आ चुके हैं। ध्यान रखना, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बस 50 से 60 पेजेस के ये हमारे नोट्स होते हैं, जो कि अपडेटेड है। मार्केट में जो सर्कुलेट हो रहे हैं ना वो आउटडेटेड है, वो पुराने हो चुके हैं। मैं बता दे रहा हूँ सभी को कि पुराने नोट्स पढ़ के मत चले जाना। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वही वेरीफाइड सोर्स है, और वहीं से नोट्स लेना आप। कई जगह देखता हूँ टेलीग्राम पे भी हमारे नोट्स सर्कुलेट होते रहते हैं, तो कोई भी पुराने नोट्स से मत पढ़ के जाना। नोट्स अपडेट हुए NEP के अकॉर्डिंग, लिंक दिया गया है, वहां से आप परचेज कर लीजिए। और उसमें 10 से 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने नोट्स का प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं पिछले 10 साल से SOL के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और आप फीडबैक भी चेक कर सकते हो। लास्ट ईयर आप पढ़ के भी गए होगे। अच्छा, आप चाहो तो मार्केट से कोई बुक ले सकते हो, दैट्स अप टू यू, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं होता, इसलिए सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ो, वही जो एग्जाम में आ जाए। नोट्स आप ले लीजिए। अच्छा, इस बार के स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक पता क्या कर रहे हैं, पता है आप सभी को? अच्छा, मैं अब जो बताने जा रहा हूँ सही से समझना है इसको। मैंने कई सारे जब टीचर से बात करी, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स पढ़कर तो आ रहे हैं, अच्छा आपके पास नॉलेज भी होगा, लेकिन आपको पता है कि सिलेबस के साथ साथ
जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो भी चेंज किया गया है। मान लो ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इन क्वेश्चन का दौर चला गया, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते आप कभी। ये देखिए नीचे क्या लिखा है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। पता है आप सभी गलतियां क्या करके आ रहे हो? सबसे बड़ी गलतियां, आप इस चीज को तो मेंशन कर रहे हो अपने आंसर में, लेकिन आगे के पॉइंट्स जो पूछे गए हैं वही सही से मेंशन नहीं है। अब आप सोचते हो लिख के तो मैं पूरा आया हूं, मार्क्स आपको हाफ मिलते हैं, रीजन इसका ये होता है। अच्छा ये मत सोचना ये पहली मिस्टेक है, अब ये आपको बताता हूँ, कई सारे टीचर ने बताया ये देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया, संसदीय शासन प्रणाली की विवेचना कीजिए। कोई भी समझ में आ गया कि इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पूछा गया है। लेकिन जब से एनईपी इंप्लीमेंट हुआ है ना, उसके बाद पूरा ही नेचर बदल दिया, पैटर्न ही बदल दिया गया। ये देखिए कैसे कह रहा हूं मैं, क्या आप सहमत हैं? क्वेश्चन में इस तरीके से आपका एनालिटिकल पावर चेक किया जाता है। क्या आप ये मेंशन करते हो कि हाँ मैं इससे सहमत हूं, जी हाँ मैं इससे सहमत नहीं हूं, मेंशन करते हो आप? फिर बोलते हो मार्क्स नहीं आता, अरे 0 आ गए, अरे ER आ रही है। आएंगे ना मेरे दोस्त, मैं आपको हर चीज गाइड करता हूँ, छोटी छोटी चीज बारीकी चीजें बता देता हूँ। लेकिन ये स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? ये देखिए ऐसा है, डू यू एग्री। देखिए यहां भी पूछा गया, क्या आप इस बात से सहमत है कि भारत में दलीय परिवर्तन, जो भी इस क्वेश्चन में पूछा गया होगा, तो आपको ये पॉइंट जो है ना इसका आंसर पहले देना है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा ऐसे एक दो नहीं है, और भी है। ये देखिए, हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हो, यानी कि आपकी थिंकिंग पावर चेक की जा रही है दोस्त। एनईपी का मतलब ये नहीं है कि जो आप पढ़ कर गए हो बस उतार के आ जाओ, उगल कर आ जाओ। ये चीज का ध्यान रखना, हर बार स्टूडेंट गलती कर आ रहे हैं। देखिए आप कैसे सहमत हैं, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है? देखिए पता इनका आंसर वही है जो आप पढ़ के गए हो ना, आंसर सेम वही है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो आगे दिए गए ना, क्या आपको लगता है, आप कैसे सोचते हो, आप इससे सहमत हो, पहले आपको इनका रिस्पॉन्स करना है अपने क्वेश्चंस के आंसर में। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, कई सारे स्टूडेंट जो सीट भर कर आते हैं, मेरे दोस्त सीट भरने के मार्क्स अब नहीं मिलने वाले जब से एनईपी लागू हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बस आपको हर एक पोर्शन कवर करना है और एक क्वेश्चन आपको 3 से 4 पेज में उसका आंसर देना है, ज्यादा नहीं, बस इतना इनफ है। इसके बाद क्या आप ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे, आप क्वेश्चन नंबर डाल दे रहे हो, उसके बाद डायरेक्ट आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दे रहे हो। ये गलती से मत कर करा देना, क्योंकि मैटर लिखने से पहले आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। अरे टीचर को ये बता दो कि आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पता है और आपने उसको इंट्रोडक्शन में लिख दिया है। पता है टीचर को क्या मतलब होता है? आपने जो इंट्रोडक्शन में लिखा है ना, आपका पूरा मेन कंटेंट है वो। टीचर को इतना पढ़ने का टाइम ना मिले, बस इंट्रोडक्शन पढ़ ले कि हाँ नॉलेज आपके अंदर। और इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? कोई ईयर, कोई सन लिखोगे इसके अंदर, आप कोई ईयर डालोगे, किसी राइटर के बुक का नाम डालोगे, किसी के थॉट्स, किसी थिंकर के व्यूज डाल दोगे, टीचर अपने आप इंप्रेस हो जाएगा। छोटा सा इसको अंडरलाइन कर देना, काम खत्म। अच्छा इसके बाद आपको कोटेशन डालना ही होता है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। मैं पिछले कई सालों से ये बोलता आ रहा हूँ ना आप सभी को, कोटेशन डालिए आप। क्या जा रहा है, एक कोटेशन याद कर लीजिए जो कि हर सब्जेक्ट में फिट हो जाए। जब मैं क्लासेस लेता हूँ या जो मेरी क्लासेस की वीडियोस आती है देखता हूँ, मैं उसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के बाद ही आपको कोटेशन बता देता हूँ, उनको एक बार याद कर लीजिए, बहुत ईजी रहने वाला आप सभी लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, थिंकर के व्यूज के नाम के साथ इन्वर्टेड कोमा लगाओ, लिखना स्टार्ट करो। कोमा के अंदर आपने क्या लिखा है ये आपको और मुझे पता है, उस एग्जामिनर को नहीं पता है। इन्वर्टेड कोमा लगा के ही आपको कोटेशन लिखना है। अच्छा आपको उस टाइम याद ना रहा हो, कुछ भी ना रहा हो, अरे लपेट कर आ जाओ मेरे दोस्त, मैं आपको बस यही बता रहा हूँ, सब कुछ बता दूं क्या? इन्वर्टेड कोमा लगा के लिख कर आ जाओ। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? जैसे ही आपका ये पेज हो जाए उसके बाद पता क्या करना है, कभी भी इस तरीके से नहीं लिखना। कॉलेज के अंदर आंसर आपको पैराग्राफ में ही लिखना होता है, पॉइंट में नहीं लिखना होता। जिसका पॉइंट बन जाता है उसका पॉइंट बनाओ। अब देखिए इस बच्चे ने क्या किया, इसने डायरेक्ट इस तरीके से आंसर लिखा, यहाँ पे पैराग्राफ ने चेंज कर दिया। इस तरीके से आपको नहीं लिखना भाई, फिर कैसे लिखना है ये देखिए। इस बच्चे ने क्या किया, छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा, पैराग्राफ चेंज किया, फिर से इसने पोर्शन लिखा, पैराग्राफ चेंज किया, फिर से इसने एक पोर्शन लिखा, पैराग्राफ चेंज किया। यानी कि ये हर क्वेश्चन का पोर्शन तो कवर कर रहा है, लेकिन टीचर को ये कैसे पता चलेगा कि आपने इस पोर्शन को इस पैराग्राफ में लिखा है या इस पैराग्राफ में लिखा है या इस वाले पैराग्राफ में लिखा है, या आपने इस वाले पोर्शन को आपने इस वाले पैराग्राफ में लिखा है या इस वाले पैराग्राफ में लिखा? मुझे जरा बताइए कैसे पता चलेगा? इतना टाइम नहीं होता, सोचो जरा एक बार उस मेंटेलिटी से जो कॉपी चेक करने वाले हैं। पता आपको क्या करना है? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको ये करना है, आपने जो पहले इंट्रोडक्शन लिखा या जब आप मेन बॉडी लिखना स्टार्ट कर दोगे, आपको क्वेश्चन का हर एक जो पोर्शन है, मान लो आतंकवाद एक पॉइंट है, तो सिंपल आपको क्या करना है, आतंकवाद या टेररिज्म
आपको इस तरीके से एक पॉइंट बनाना है, बॉक्स में बंद करना, लिखना स्टार्ट करना है। आपको ऐसे नहीं करना कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बनाया फिर सेकंड पॉइंट बनाया, इस तरीके से बनाना, देखो इस तरीके से पॉइंट बने, ऐसा नहीं बनाना आपको। लेकिन जो मेन हेडिंग होगी ना, आपको ऊपर लिख के इस तरीके से बॉक्स से बंद करके लिखना स्टार्ट कर दो उसके बारे में। फिर ये होगा कि आप इस चीज के बारे में ही बता रहे हो उसको। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, फिर एक नेक्स्ट पोर्शन उठाओ, भारत की शांति तथा सुरक्षा। इसके बाद फिर से एक हेडिंग बनाओ, फिर उसके बारे में लिखो। पता है इससे क्या होगा, दो काम हो जाएगा। टीचर जो चेक करने वाले हैं उनको ये लगेगा कि आपने क्वेश्चन का हर एक पोर्शन, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, चौथा पोर्शन, जितने भी पोर्शन पूछे गए हैं आपने अपने आंसर में कवर किए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए आसानी हो जाएगी जब आपने ये पॉइंट हेडिंग बना दिया ना, तो आपको सिर्फ उसी के बारे में लिखना है। फिर जब नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे फिर आपको उसके ही बारे में लिखना होगा, फिर जब नेक्स्ट बनाओगे तो उसके बारे में लिखना होगा। इससे घिचपिच नहीं होगी, टॉपिक पे ही रहोगे, इधर उधर नहीं जाओगे। वरना हमारे जो आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें लिखने की बहुत हैबिट हो जाती है यार, कहीं की कहानी कहीं पेल लेते हैं, पैराग्राफ ही तो है कहीं भी घुसा के आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आया समझ में? बस पोर्शन बनाकर आ जाओ। बता टीचर क्या करेंगे, आपकी हेडिंग देखेंगे, अच्छा ये पोर्शन कवर किया आपने, अच्छा ये पोर्शन आपने कवर किया है, और यही पोर्शन कवर करते करते एंड में जब वो आएंगे ना, एक चीज का ध्यान रखना, वो मार्क्स आपको तभी देंगे जितना कम टाइम टीचर्स आपकी आंसर शीट को चेक करने में लगाएंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। आज लिख कर ले लो आप। और जब आप ग्रेजुएशन से निकलोगे, मैं ध्यान रखने की बात बता दे रहा हूँ, और जो 6th सेमेस्टर वाले हैं स्पेशली आप सबके लिए बता रहा हूँ, 6th सेमेस्टर में हो ना, आपकी ईयर आएगी, ये बैग देंगे आपकी, कहीं घबराना नहीं है, जैसा ऐसा बताया बस वैसा कर आना है। और मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, एमए में आपका एडमिशन भी हो जाएगा। परसेंटेज अच्छे आने चाहिए, वरना डिग्री का कोई फायदा नहीं है। अगर 50% से कम मार्क्स आ गए तो फाड़ के फेंक देना उसको, मैं क्लियरली बता रहा हूँ आप सभी को। बस एक ही बात कहूंगा आप सभी से मैं, क्लासेस अब जो आने वाली है अच्छे से उसको देखना, और जो क्लासेस मैं पढ़ाने वाला हूँ ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स को एक बार रीड कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे दोस्त, भाई पे भरोसा रखना। सेमेस्टर फर्स्ट में आपका हाथ पकड़ा था, बीच में छोड़ने के लिए नहीं, हाथ पकड़ा है, तो जब तक आपकी 6 सेमेस्टर ना निकलवा दो, ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आपका साथ दूंगा। और ध्यान रखना, एमए में भी आपके साथ हूँ, एमए की वीडियोस भी आने वाली है, क्लियर है? चलिए, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब बीच बीच में क्या करना, आप इस तरीके से थोड़ा सा फ्लो चार्ट का यूज कीजिए, कुछ अलग से नहीं करना, कुछ भी अलग से नहीं करना। पता है, जो पॉइंट आप हेडिंग बनाने वाले हो उसी को आप इस तरीके से यूं लिख कर आ जाओ। अच्छा एक यहाँ पॉइंट लिख दो, एक यहाँ पॉइंट लिख दो, एक यहाँ पॉइंट लिख दो, क्या जा रहा है इसके अंदर? इससे ये होता है कि आपने जो पॉइंट अंदर कवर किए हैं, पॉइंट बना बना के आपने टीचर को पहले बता दिया भाई कि हमने इस फ्लो चार्ट के अंदर ये बता रहे हैं आपको कि ये चीज मैंने नीचे लिखा हुआ है। इससे इंप्रेशन अच्छा जाता है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, कई बार पैराग्राफ लिखने के चक्कर में आप ऐसा पैराग्राफ तो नहीं लिख देते, और पॉइंट में आप वैसे तो नहीं लिख के आ रहे जैसे हम स्कूल के टाइम पे लिख के आते थे, फर्स्ट पॉइंट फिर हेडिंग बनाया फिर उसको एक्सप्लेन किया, सेकंड पॉइंट फिर इसको हेडिंग बनाया फिर इसको एक्सप्लेन किया। ऐसा तो करके नहीं आ रहे, कसम से बताना, ऐसा नहीं लिख के आना। मैंने आपको बताया ना, आपको पॉइंट बनाना है लेकिन उसको लिख के बॉक्स से बंद कर दो, फिर लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? बस ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, एक गलतियां और जो टीचर्स ने बताई, बहुत बड़ी गलती है। बड़ी गलती क्या है कि जो क्वेश्चन के एंड में आपसे पूछा जाता है, क्या आप उस पर कभी गौर करते हो? हैं? आप तो गौर किसी और पे कर रहे हो यार, इस पे तो कर नहीं रहे। ये देखिए, सरलीकरण कीजिए, विस्तृतीकरण कीजिए, स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, विस्तार से बताइए, व्याख्या कीजिए। आपको क्या लगता है कि इनका कुछ मतलब नहीं होता? ऐसे ही दे देते यार, ये वर्णन कीजिए, सूचित कीजिए, उल्लेख कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ऐसे वर्ड आते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, तो क्या उसका एक ही मतलब होता है? जी बिल्कुल भी नहीं। आपके पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है ना, पूरा गेम बदल सकता है ये ऐसे जो वर्ड है ये। जैसे मान लो आलोचना, समीक्षा, समालोचना, ये वर्ड आ गया, बट इंग्लिश में एक ही वर्ड है, क्रिटिसाइज कीजिए या क्रिटिकल एनालाइज कीजिए। उसमें पता क्या करना होता है, 30% आपको उसके एडवांटेज और 70% उस टॉपिक के डिसएडवांटेज बताना होता है। और ऐसे ही इन सारे पॉइंट्स के अंदर है, मैंने इन पॉइंटों को डीपली समझाया हुआ है अपने इस वाले वीडियो के अंदर। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ देख लेना, क्योंकि आपकी फिक्र आपसे ज्यादा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ओपन स्कूलिंग के अंदर कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, और कई लोग तो अपडेट की वीडियोस बनाते हैं, एकदम 4-4 वीडियो पेलते जाते हैं। अरे वो तो भला है उन लोगों का जो कमेंट के अंदर कंक्लूजन लिख देते हैं और आप पढ़ के सब कुछ समझ जाते हो, वरना आपका इतना टाइम वेस्ट करवाए लोग। चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ समझ में आ गया है। और मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये वीडियो कैसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और ध्यान रखना कि दिल का रिश्ता दिल से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। अच्छा, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप सबसे पहले किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हो, और इनमें से कौन कौन से मिस्टेक आप करते हो जो जो मैंने अभी आपको बताया। मैं सबके कमेंट रीड करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।